जी। हम कहाँ पे थे? 30th तक कर लिया था ना? हाँ, 30 तक उस दिन कर लिया था शायद। हाँ, 30 तक कर लिया था। अच्छा जी। अगला स्टार्ट करते हैं। वीनस रिटर्न इंक्रीजेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ रेस्पिरेशन? आप लोग बताएं। अब तो एग्जाम आपका करीब आ गया, आप लोगों ने बताने। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी। तो ये इसका इंस्पिरेशन में बढ़ता है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, हैज अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ 50 and absolute lymphocytes of 25 and mature B cells on peripheral smears. The most likely diagnosis is? अच्छा जी, इसमें CLL आपका बनेगा। ठीक है, CLL बनेगा। अच्छा, यूजली आप ये याद रखिएगा, इसके साथ एक और होता है CML, उसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, इसने मेंशन भी कर दिया, 9/22। अच्छा, उसके अलावा आपको एक ब्लास्ट फॉर्म्स दी जाती हैं अक्सर। अभी इसने मैच्योर बी सेल लिखा है ना पेरिफेरल स्मीयर पे, वो लिख सकता है कि मेजोरिटी आर ब्लास्ट फॉर्म्स, या ग्रेटर देन 20%, कोई भी रीडिंग वो दे सकता है कि ब्लास्ट फॉर्म्स। तो ब्लास्ट किस में होता है? यूजली आपको जो मेलिग्नेंसी देगा ना, वो ALL वगैरह देगा, या बेबीज की जो मेलिग्नेंसी है ना, छोटे लोगों की, बच्चों की मेलिग्नेंसी, वो उसमें वो डिस्क्राइब करना चाह रहा होगा, तो वो इस तरह की ब्लास्ट फॉर्म्स वगैरह दे देगा। बी से ब्लास्ट फॉर्म, बी से बेबीज। ठीक है। अच्छा, बाकी छोटी मोटी जो एक्सप्लेनेशन है साथ, ये जरूर देख लीजिएगा इसकी, जब भी आपको हो, लेकिन ये इतना काफी है। अ पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म requires appropriate treatment. The drug of choice is? ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मेथिमाजोल। ठीक है, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल तो यूजली आप लोग दे रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। लीवोथायरोक्सिन आप हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं, और प्रोप्रानोलोल सिर्फ सिम्टोमेटिक सिम्टम कंट्रोल के लिए होती है। दिस इज नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। यस, ये है कि प्रोप्रानोलोल का एक रोल साथ में ये है कि वो T4 to T3 जो पेरिफेरल कन्वर्जन है ना, पी से प्रोप्रानोलोल, पी से पेरिफेरल कन्वर्जन। ठीक है, T4 to T3, इज द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इस कन्वर्जन को भी साथ रोकती है, लेकिन ज्यादा जो रोल है वो प्रोप्रानोलोल का सिम्टोमेटिक कंट्रोल का, सिम्टम कंट्रोल का रोल है। ठीक है, तो MCQ अक्सर आता होता है जिसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ के हवाले से चीजें दी हुई होती है, तो वो आपने प्रोप्रानोलोल देना होता है। A patient with a fracture of the anatomical snuff box accompanied by bleeding, most likely injury is? ये रेडियल नर्व है, और इस दफा इन्होंने ये इसको डायग्राम को भी इंक्लूड कर दिए। अदरवाइज ये यही रेडियल नर्व का सवाल पहले भी आता होता है। ठीक है, ये एनेटमी है, ये रट्टा है। आगे 3-4 MCQs इन्होंने इस पेपर में एनेटमी के जरा ज्यादा दिए हुए हैं, और वो सारा जो है वो आपका रट्टा ज्यादा है। एन एल्डरली मेल विद डिफिकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन मोस्ट लाइकली हैज पैथोलॉजी इन? क्या होता है एल्डरली मेल उसने दे दिया है। ठीक है, एल्डरली मेल। ठीक है, साथ इनिशिएट करना जो होता है ना, हेजिटेंसी। आप फिर सेंटेंस पढ़ते होंगे, हेजिटेंसी का सिम्टम पढ़ते होंगे, यूरिनरी हेजिटेंसी। वो यही होती है कि आपको इनिशिएट करते हुए प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये प्रोस्टेट क्यों? क्योंकि एल्डरली मेल में क्या होगा? BPH होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है। अच्छा, एन elderly male with urinary issues and forgetfulness cannot remember names, most likely has? अच्छा, अब आपके जहन में ना, अब इधर डिमेंशिया दिया हुआ है ना, तो ये अल्जाइमर्स भी दे सकते हैं, अल्जाइमर के भी फीचर बना के दे सकते हैं साथ। ठीक है, उसमें भी यही होता है। ठीक है, और अगर आपको साथ में पैथोलॉजी का सवाल वो पूछना चाहेगा इसी सिनेरियो में, तो क्या आ सकती हैं? किस चीज का वो पूछ सकता है? पैथोलॉजी से रिलेटेड कौन सी चीज है? ठीक है,
ओके। अच्छा बच्चे, अल्जाइमर में ये होता है कि अल्जाइमर में ना आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं ना, वो इम्पेयरमेंट होती है उनकी। तो वो इसलिए उसने यूरिनरी इश्यूज का जिक्र किया है। यूजली डिमेंशिया के केसेस और इन लोगों में ना कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है। तो इनको नहीं पता होता कि यूरिन कहाँ करना है। ये असल में इनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होती है। इसी तरह यानी कपड़ों में भी कर देते हैं। ठीक है, ये उसके लिहाज से कंप्लीट सिनेरियो नहीं बना हुआ इसमें ना। डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, बस वो जाहिर बात है रिकॉल एमसीक्यू है ना। तो उसके लिहाज से फिर अगर सिनेरियो को देखा जाए तो एल्डरली है, और साथ फॉरगेटफुलनेस है और यूरिनरी इश्यूज। तो ये आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए मैंने अल्जाइमर्स का बताया था। ठीक है, तो ये उस सारे में हो सकता होता है। अच्छा जी। इवन आपको ये तो यहाँ पे ये फॉरगेटफुलनेस का है ना, ये सिनेरियो भी पूछ सकते हैं कि अपनों को नहीं पहचान रहा होता है। और सब अल्जाइमर का सबसे बड़ा फीचर क्या है, मेन मेन फीचर अल्जाइमर का ये है कि आपको पेशेंट रास्ता भूल जाता है फेमिलियर सिनेरियोज में। जो फॉरगेटफुलनेस होती है वो फेमिलियर सिनेरियोज के साथ होती है। यानी आपको अपने घर वालों का नहीं पता होता कि इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। उनके नाम आप भूल जाते हैं। फेमिलियर प्लेसेस पे जहाँ आप अक्सर जाते हैं वहां चले जाएं तो वापस घर का रास्ता भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप शॉपिंग करने गए हैं, ठीक है, उसके बाद आपको घर का रास्ता भूल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स होते हैं अल्जाइमर्स के। एन एल्डरली पेशेंट विद मूवमेंट डिसऑर्डर्स, और लीवी बॉडी होगी ना, पैथोलॉजी में लीवी बॉडी का वो सवाल करते होते हैं। ठीक है, an elderly patient with movement disorders likely has degeneration of neurons of। हाँ जी, एल्डरली पेशेंट फिर आ गया है, इसमें क्या है मूवमेंट डिसऑर्डर, कौन सा डिजीज जहन में आती है। गुड पार्किंसनिज्म। इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा का होगा। अब आप नाइग्रा का जब पूछ सकता है तो वो डोपामीन बनाते हैं, डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और उसके अलावा देते क्या हैं, कार्बिडोपा, लीवोडोपा। ठीक है, और कार्बिडोपा लीवोडोपा का अगर आपने देखना है तो उसके साथ फिर फार्माकोलॉजी के लिहाज से आपको माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ इसका रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, विच इंटरवेंशन रिड्यूसेस सेलुलर एजिंग। जो लोग कम खाते हैं ना उनकी उम्र जरा लंबी होती है। ठीक है, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज कॉज्ड बाय इंजरी टू। हाँ जी, वर्षों से एनेटमी में पढ़ते आ रहे हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये टिपिकल एमबीबीएस में भी एनेटमी का एमसीक्यू होता था। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व क्या कर रही होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। एस से स्पाइनल याद रखें, ठीक है, एस से शोल्डर याद रखें, और एस से श्रगिंग याद रखें। सो इट इज लिंक टू द श्रगिंग ऑफ शोल्डर। ठीक है, उसके अलावा डोर्सल स्कैपुलर और सुप्रास्कैपुलर के भी हम लोगों ने देखे थे पहले पिछले एक पेपर में। ठीक है, द ज़ीफॉइड प्रोसेस इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट विच वर्टिब्रल लेवल, कौन सा होता है। ये T9 T10 होता है बच्चे। अच्छा जी। ये जहाँ उसने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व लिखा है ना, खाली एक्सेसरी नर्व भी लिख सकता है। ठीक है, a patient complains of deep seated yes, a patient complains of deep seated pain around the upper cheek and lower orbital region, which nerve is most likely to be involved। ये मैक्सिलरी नर्व है। ये अब एनाटमी के टिपिकल रट्टा बेस्ड सवाल आ रहे हैं। Okay. A patient presents with ptosis, diplopia, and loss of light and accommodation reflexes. The lesion is likely at the ciliary ganglion. The preganglionic input is via, हाँ जी,
वो बताया था ना आपको, जो ऑकुलोमोटर विजुअल रिफ्लेक्स है वो पूरा आप लोगों ने करना है, ठीक है, इसमें वो ऑप्टिक कैजम और वो सारा, ठीक है, तो ये ऑकुलोमोटर से ये जनरेशन होती है, ठीक है। इसके आई के जितने रिफ्लेक्सेस हैं वो, इसके अलावा वो जो पूरा इसका मोटर पाथवे, वो जो पाथवे बनता है, सॉरी सेंसरी बनेगा, ठीक है, वो वो सारा आप लोगों ने देख लेना है। द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग वाइब्रेशन इज, कौन सा होता है यार? ये अगले पेज पे इसका वाइब्रेशन टेबल बना हुआ है, इसमें पैकिनियन आते हैं, लेकिन ना अच्छा, इसमें पैकिनियन आते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने ना अगले पेज पे टेबल एक बना हुआ है, वो पूरा टेबल लाजमी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यील्ड है, ठीक है। ये इसमें तो पी है, बी ऑप्शन है पैकिनियन, कार्पस्कल, लेकिन आपको ना मर्कल और रुफिनी वगैरह के भी पास्ट में एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब एक का अगर मीजनर पे नहीं भी आया हुआ ना एमसीक्यू, तो आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, हो सकता है इस दफा वो मीजनर का दे दे, ठीक है। तो ये टेबल अगले पेज पे बना हुआ है, इसका ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। किसी के पास नहीं है पीडीएफ में एस के, तो मेरे से फिर ले लीजिएगा, मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये करें आप लोग, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक आधा एमसीक्यू यहाँ से निकल आएगा। A patient experiences left leg pain. Relief of this pain can be achieved by interrupting which tract on the contralateral side? हाँ जी, आप बताएं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं ना, जो आपके पेन एंड टेम्परेचर को सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट इन्वॉल्व है तो राइट का स्पाइनोथैलेमिक इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल होते हैं ये, पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। और जो आपकी वाइब्रेशन सेंसेशन है वो किसका है? अच्छा, अगले ही क्वेश्चन आ गया, इंटरप्शन ऑफ विच पाथवे रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रेशर और वाइब्रेशन सेंसेशन? तो ये डोर्सल कॉलम होता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी याद आप रखिएगा कि कौन कौन सा जो सिंड्रोम, कौन कौन सी चीज किस क्या हो सकती है, कौन सी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है न्यूरो एनाटमी में ना। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आपका जो ब्राउन सी कार्ड सिंड्रोम एक होता था, ठीक है, हेमी सेक्शन जिसमें हो जाता था, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपकी डिफरेंट जो आपके डिजीजेस थी, वो एक टेबल बना हुआ है फर्स्ट एड में, जिसमें आपका था कि पोलियो में कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वाडा इक्वाइना में कौन सी जगह इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। वो सारा एक टेबल भी दोबारा देख लीजिएगा लाजमी, ठीक है। ब्राउन सी कार्ड वाला, हेमी सेक्शन, और ये कंप्लीट सेक्शन, और वो वाले ना, इधर से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, उसी से आपको सेंसेशन भी साथ समझ आ जाएगी, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम कम है ना, अगर किसी ने अभी थोड़ा सा वीक एरियाज हैं तो वो फिर टेबल्स पे ही गुजारा करेगा। अ स्ट्रोक पेशेंट डेवलप्स कफिंग व्हाइल ईटिंग, फीवर एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अच्छा ठीक है। अ स्ट्रोक पेशेंट हैज कफिंग व्हाइल ईटिंग, और उसके बाद उसको फीवर एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है। रिकॉल ये बनेगा इसका कंप्लीट। द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज, हाँ जी, क्या होता है? एस्पिरेशन नमोनिया। जिन्होंने हाउस जॉब की है उनको पता होगा कि जो भी पेशेंट ओवरनाइट खराब हो जाता था तो सुबह उसका डायग्नोसिस यही बनता था, ठीक है। अच्छा, अ 60-year-old पेशेंट विद लोबार नमोनिया एंड रस्टी कलर स्पूटम, अच्छा हाँ, इसमें आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। अब रस्टी कलर जहाँ भी आएगा स्ट्रेप नमोनिया होता है। क्लेब्सिला का क्या होता है? करंट जेली, ठीक है। उसके अलावा, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये यहीं पे ना, अच्छा अब ये मैंने ये पेपर नहीं देखे हुए, ये मैं आपको जब क्लास लेनी होती है ना उससे एक दिन पहले ही देखता होता हूँ। और अभी ये मैं ना इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ये मैं खुद भी जब बना रहा था ना आपके एमसीक्यूज, ये रहा ब्लू ग्रीन और ये वो ना, तो इसके साथ पिछला था। आ रही है प्रेजेंटेशन नजर? हाँ, ये माइक्रो की जो आपकी मैंने क्लास बनानी है ना, उसका ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का लेक्चर होगा, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसमें ना एमसीक्यूज के लिहाज से, ताकि आपको ज़्यादा इजीली पॉइंट्स याद रह जाएं, ठीक है।
तो उसमें ये था, इसमें ये सारे करंट जेली और ये मैंने ना क्लेबजेला से रिलेटेड अलहदा किए हुए हैं पॉइंट्स ना आगे जाके, तो इत्तेफाक से सबसे पहला खुला हुआ ये था अभी ना पिगमेंट वाला। तो ये अब ये पिगमेंट ब्लू ग्रीन पस जो आ रही है, ठीक है, इस किस्म के सवाल जो है ना आपको बना के दे सकता है। रट्टा बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, जो सीधी सी बात है, तो आपको इसी तरह याद रखना है। तो अब ये क्लेबजेला में क्या स्पेसिफिक होती है, करंट जेली, ठीक है, सीजे कह देते हैं। अच्छा, उसके अलावा सूडोमोनास का ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। अब अक्सर सवाल फिर ये आता है कि रिलीज कौन कराता है, पायोसायनिन, ठीक है। इसके अलावा भी इसके तीन चार पिगमेंट्स हैं, पायोवर्डिन है और भी हैं, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या आगे रोल है, ठीक है। वो वैसे मैंने माइक्रो की क्लास में मैं सारा करा दूंगा आपको इंशाल्लाह, वो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, वाइब्रेशन सेंसेशन फ्रॉम द अपर लिम्ब में बी प्रोसेस्ड वाया, हाँ जी, किस में होती है, डोर्सल कॉलम, अभी हम लोगों ने बोला था। A 6 month old male infant presents with a history of recurrent seizures, developmental regression, and a failure to thrive since about 3 months of age. On physical examination, the physician notes severe hypotonia, floppy baby, peculiar feature, facial features, और अब बताएंगे ये आप लोग बगैर वो की देखे तो, देखें इसमें एक फीचर, कौन सा फीचर है जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, किंकी हेयर, ठीक है। तो ये मैंकीज था, यस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्या पूछ रही हैं आप। अच्छा, वो शुरू में आपने क्लोस्ट्रीडियम आपने शुरू का वो देखा होगा ना, इसमें आगे उसने सिनेरियो दे दिया बच्चे, कि ये ना इसके लो आपके लेवल्स ऑफ कॉपर हैं, और उसके अलावा किंकी हेयर जो थे ना, हमने पढ़ा था पहले भी, पहला जो पेपर था ना उसमें भी थे ये, इट इज स्पेसिफिक फॉर मैंकीज, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक फॉर, यानी ज्यादातर केसेस में होता है ये ना किंकी हेयर, ठीक है, उसके अंदर। सो दिस इज मैंकीज डिजीज, इसलिए उसने दोबारा किंकी हेयर के साथ दिया है। अ पेशेंट विद डिस्फेजिया थिक मेम्ब्रेन्स इन द इसोफेगस एंड सूडो हाइफे लाइकली हैज एन इन्फेक्शन विद कैंडिडा, ठीक है। अब किस में सूडो हाइफे होते हैं, किस में कौन से हाइफे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड बडिंग यीस्ट कौन सी होती है, ब्रॉड बेस्ड बडिंग यीस्ट, चलें, अगर एस्परगिलस का तो मुझे नहीं आइडिया इतना अच्छा, और भी एक होती है, इनमें से नहीं, इन चारों में से नहीं मैं पूछ रहा, दिमाग लड़ाएं। यार सारा भी याद रख लो आप, ब्लास्टोमाइकोसिस में होती है, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस में, ठीक है, ब्रॉड बेस बडिंग यीस्ट इन ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, सिंपल याद रखें। अच्छा जी, हाँ, सूडो हाइफे जो होते हैं वो कैंडिडा एल्बिकन्स में होते हैं। उसके अलावा जो आपका है एस्परगिलस, ठीक है, और हिस्टोप्लाज्मा एस्परगिलस, तो जो होगा, एक तो एबीपी अगर वो करा रहा है तो वो आपका एस्थमा में भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस टीबी वगैरह के केस में, ब्रोंकिटिस के केस में एस्परगिलोमा बन सकता है, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग, एस्पर जिलोमा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा के लिए वो केव्स वगैरह का देगा, केव्स प्लस बैट्स एंड बर्ड्स ड्रॉपिंग्स। आप केव्स के टूर, आप किसी टूर पे गए, वहाँ केव्स थी, आप एक्सप्लोरर हैं, केव्स को एक्सप्लोर किया है, बैट्स एंड बर्ड्स ड्रॉपिंग्स वगैरह के साथ एसोसिएट करके वो आपको इस तरह का सिनेरियो दे सकता है, ठीक है। आगे वैसे इसने सारे दे भी दिए आपको इत्तेफाक से, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। A patient presents with a a patient presents with a well circumscribed
मोबाइल ब्रेस्ट मैस, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है। वेल का क्या मतलब है? अच्छा जी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब सर्कमस्क्राइब, ठीक है ठीक है, ओके। A mother taking phenytoin has child with a bleeding disorder. The most likely mechanism is, फेनिटोइन आपका क्या कर रही होती है? फेनिटोइन आपका करती है इम्पेयरमेंट ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड इट लीड्स टू फैक्टर 2, 7, 9, 10 इश्यूज। ठीक है, जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं उनका इशू क्रिएट होता है। ठीक है, और दैट्स वाई ब्लीडिंग फिर होती है। X-linked A gamma globulinemia has defect in which gene? Has defect in, अच्छा इसमें प्रो बी टू बी सेल मैचुरेशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इन्फेक्शंस का रिस्क वगैरह भी बढ़ जाता है। ओके। पेशेंट्स पेशेंट्स with selective IgA deficiency are common variable immunodeficiency, ठीक है, typically present with, अच्छा इसमें ना विटामिन ए के आपका रोल कहाँ कहाँ पे है मेनली? आपका जीआई में है इसका रोल, प्लस आपका रोल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फेरेंजाइटिस वगैरह और ये सारा जो होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये दोनों ही करेगा। ठीक है, उसके अलावा आईजीए डेफिशिएंसी प्रीडिस्पोजेस टू विच इन्फेक्शन? ठीक है, ये आपका जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिर इसमें। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है एपिफाइसिस में आता है। ई पहले, ई बाद में आता है तो इट इज सेकंड, डी पहले आता है तो इट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट जो प्राइमरी है ना, तो वो ऑसिफिकेशन सेंटर जो है फर्स्ट ऑसिफिकेशन प्राइमरी यानी, ठीक है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डायफिसिस में होता है। ठीक है, और मेटाफिसिस क्या है? इट इज अ ग्रोथ प्लेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फिजिमा? इंक्रीज लंग वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीज लंग वॉल्यूम। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना, कल मेरा फोन ऑफ हो गया था, आज वो आपको 200 में ना शेयर करूंगा की पॉइंट्स ना उसके, रेस्पिरेटरी के। उसमें आप लोगों ने करना ही है ना कि अभी रिवीजन फेजेस में आप लोग जब भी होंगे ना, तो आपने उसी एंगल से फिर चीज़ों को देखना है। उसमें मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं आपको, डोमेन्स। ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके उसी में क्लियर हो जाएंगे। सिनेरियो डेफिनेटली बना हुआ आ सकता है, चेंज आ सकता है, लेकिन आपका ना एमसीक्यू इंशाल्लाह उनसे ना रेस्पिरेटरी के अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर फिर भी होता है तो यानी ये है कि उन पॉइंट्स को देख लीजिएगा वो किस तरह बने हुए हैं, तो रिवीजन करते हुए मेन बुक से आप उस तरह उन पॉइंट्स को ज़्यादा ज़्यादा फोकस से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह उससे बाहर एमसीक्यू कोई नहीं आएगा रेस्पिरेटरी का ना। अच्छा जी, अब 40-year-old पेशेंट विद एकेंथोसिस, 20 से 25 मिनट लगते हैं जिसने पहले पढ़ा हुआ है ना, मतलब यह जाहिर बात है, वो पढ़ाई तो नहीं मैं करा रहा ना, वो रिवीजन है एक तरह की, बुलेट पॉइंट्स हैं, तो वो आपके 25 से 30 मिनट, 20 मिनट, 20 एक मिनट लगेंगे उस पर, ज्यादा से ज्यादा भी। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। A 40-year-old patient with acanthosis nigricans and raised HbA1c level has टाइप 2 डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, इसमें एक्anthosis nigricans हो सकता है। यस गुड। हाइपरपिगमेंटेशन जो है एडिसन में भी होती है ड्यू टू दी इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH। ठीक है, पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम इन अ न्यूबॉर्न में प्रेजेंट विद meconium stained skin and long nails। ठीक है, अच्छा जी, इन दी इंग्वाइनल रीजन स्ट्रक्चर्स सब याद कराते हैं, सब लिखवाते हैं, एक ही निमोनिक सबको पता है, दैट इज वैन। ठीक है,
अच्छा जी। A patient develops pain and crepitus 2 days after a thigh injury. The most likely pathogen is, अच्छा क्रेप्टस आ रहा है अगर आपके इस तरह के स्किन इन्फेक्शन में या किसी इन्फेक्शन में, तो व्हाट डज दैट मीन? यस, गैस गैंग्रीन। वेल डन। ठीक है, तो दैट हु कॉजेज दैट? दिस गाय मोस्ट नोटोरियस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस। ठीक है जी। चलिए आज इधर इधर ही रैप अप करते हैं। ठीक है, 30 हमारे अब ये भी हो गए हैं। ये 2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप लोग कब तक अवेलेबल है, मतलब ईद से पहले 19 तक क्लास रखें या जो है वो 18 तक? अप्रैल अप्रैल में आपके पेपर जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, सॉरी अप्रैल अप्रैल कह रहा हूँ, मार्च मार्च। हाँ ठीक है, 19 तक इंशाल्लाह कर लेंगे फिर क्लासेस ना, तो आपका मार्च मार्च में पेपर्स ये खत्म हो जाएंगे, मेडिसिन और सर्जरी दोनों के। मेडिसिन का तो अब एक एक ही पेपर इसके बाद रह जाएगा, सर्जरी के भी हो जाएंगे। बाकी रेडियोलॉजी का और गायनी का तो है ही कोई नहीं, आप लोगों में से तो इतना ज्यादा फायदा नहीं वो करने का ना। ठीक है, लेकिन देख लेंगे अगर मार्च में हमारे पास टाइम हुआ ना तो फिर हम वो भी कर लेंगे। कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तो आपस में मिलते जुलते आ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ओके, थैंक यू।